हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास हमारी है हिंदी की। स्टूडेंट, हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस और DSS सभी टीचिंग एग्जाम और मैनी अदर्स एग्जाम सभी में हिंदी अच्छे मार्क्स की पूछी जाती है। हिंदी में टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इस क्लास में हम वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे और अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हमारी है वर्णमाला की। हमारी क्लास बेसिक से स्टार्ट होने वाली है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा व्याकरण। व्याकरण किसी कार्य को शुद्ध रूप से करने का नियम ही व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की डेफिनेशन है कि किसी कार्य को शुद्ध रूप से करने का नियम क्या कहलाता है? व्याकरण। और इससे पहले हमने हिंदी शब्द जोड़ दिया तो हिंदी व्याकरण क्या हो गया हमारा? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के नियम को क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा भाषा। जब हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचार को सुनते हैं और समझते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा। जो भी हम डेली लाइफ में बात करते हैं, किसी की बात हम सुनते हैं और अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा। स्टूडेंट, ये शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में हमारे यूज होने वाले हैं। व्याकरण, भाषा, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ण। वर्ण एक तरह से चिन्ह होते हैं। भाषा को जो भी लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे कि आपने जैसे हिंदी में हम देखेंगे ए, आ, ई, कै, खे, गे, ये ये जितने भी होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण। नेक्स्ट है हमारा शब्द। वर्णों को वर्णों का जोड़ क्या कहलाता है? शब्द। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे आ प्लस में, तो ये क्या हुआ? आम। आम क्या है? ये शब्द। अर्थ है कि वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्य। शब्दों को जोड़कर क्या बनते हैं? वाक्य। जैसे जैसे राम घर जाता है। यहाँ राम क्या है? शब्द है, घर भी शब्द है और जाता है शब्द है। तो ये क्या हुआ? शब्दों को जोड़कर हमने क्या बनाया? एक वाक्य। नेक्स्ट है भाषा। वाक्यों को जोड़कर क्या बनती है? भाषा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर जाता है, इसके बाद ही हम क्या करेंगे? राम घर जाता है, वह घर जाकर खाना खाता है। तो ये पूरा क्या है? एक वाक्य। इसमें क्या वाक्य है? राम घर जाता है और वह घर जाकर खाना खाता है। ये सेकंड वाक्य, ये फर्स्ट वाक्य और ये सेकंड वाक्य। इन दोनों को मिला दिया हमने, क्या होगी हमारी? भाषा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने आपको वर्ण बताया। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और अविभाज्य भी होती है इकाई। इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे ए, आ, ई,
इनको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ण होते हैं और सबसे छोटी इकाई होते हैं। अब वर्ण की हम विशेषता देखते हैं कि वर्ण की क्या विशेषता रहती है। वर्ण के उच्चारित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का मतलब होता है बोलने से, मौखिक भाषा जो भी हम बोलते हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। और जो भी हम लिखते हैं, लिख लिखने लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। अब देखते हैं कुछ भाषा और उनकी लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की रोमन। उर्दू भाषा की क्या है? फारसी। यहाँ पे स्टूडेंट लिपि लिखने का ढंग होता है, जैसे भाषा को जिस भी ढंग से लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिपि। तो यहाँ पर पंजाबी भाषा का ढंग क्या है लिखने का? गुरुमुखी। की लिपि क्या हुई? गुरुमुखी। संस्कृत भाषा देवनागरी। और लास्ट मराठी भाषा देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी गई है मराठी भाषा। संस्कृत देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला जैसे कि इसके लिखने से ही पता चल रहा है, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। वर्णों की माला। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है? वर्णमाला का जनक तो महर्षि पाणिनि। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, महर्षि पाणिनि वर्णमाला के जनक कहलाते हैं। महर्षि पाणिनि ने बताया कि जब शिवशंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया, तो उस डमरू में से जब जितनी भी ध्वनियां निकली, इन्होंने अपने एक इनका पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में इन्होंने महेश्वर सूत्रों का वर्णन किया है। महेश्वर सूत्र दिए हैं इन्होंने 14। उसमें इन्होंने वर्णमाला वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया है। वर्णमाला के भाग, वर्णमाला के 2 टाइप्स होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण हैं जो उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। स्वर एक तरह से स्वतंत्र होते हैं।
जैसे यहाँ पर स्वर देखिए, ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। 11 स्वर होते हैं लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं स्वर? उच्चारण के आधार पर होते हैं 13। इसमें अंग और अह भी सम्मिलित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। स्वरों की संख्या 10 होती है, जिसमें क्या करते हैं हम, री को छोड़ देते हैं। स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। नंबर सेकंड, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से। और नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे जीवा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से। हम ये 3 दृष्टि से स्वरों का विभाजन पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। उत्पत्ति मतलब स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये स्वर कैसे बनते हैं। इसमें ये कितने प्रकार से है, 3। नंबर पहले पे आता है हमारा मूल स्वर। सबसे पहले बने स्वर को क्या बोलते हैं, मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। देखते हैं, ए, ई, उ और री। ये क्या है, मूल स्वर। मूल स्वर से ही जब मूल स्वर आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या भी कितनी होती है, 4। इसमें आते हैं आ, ई, उ और री। आ बनता है हमारा ए प्लस ए। ई बनती है ई प्लस ई से। उ प्लस उ। तो री बनती है री प्लस री। मूल स्वर, जब मूल स्वर, दीर्घ स्वर की डेफिनेशन बनेगी कि जब किसी मूल स्वर को 2 बार जोड़ा जाता है तो उनसे बना शब्द क्या होगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या बताई मैंने, 4। नंबर 3 पर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4। इसकी संख्या भी 4 होती है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए, ओ, औ। ए किससे मिलकर बना होता है, ए या आ प्लस ई या बड़ी ई। ए मिलकर बनता है ए आ प्लस ए या ए से मिलकर बनता है ए। ओ बनेगा हमारा ए या आ मिलकर, किससे मिलेगा ए और आ, उ या बड़े ऊ से मिलकर। औ, औ बनेगा हमारा ए या आ प्लस ओ या औ से मिलकर हमारे बनेगा ओ। अब संयुक्त स्वर की हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं,
कि जब दो अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। दो अलग अलग, जैसे ए और ई अगर आपस में मिलते हैं तो ए बनाएंगे। ये दोनों स्वर अलग अलग हैं तो अलग अलग स्वर मिलकर क्या बना रहे हैं? संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट हमारा है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण के आधार स्वर के भेद, ये कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 3। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर। सेकंड आता है दीर्घ स्वर। नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जैसे ए, ई, ऊ और री। ह्रस्व स्वर। मूल स्वर ही ह्रस्व स्वर होते हैं। नंबर सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की डेफिनेशन बनती है वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है? 3 मात्रा का समय लगता है। इसका एग्जाम्पल प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है ओम। वर्तमान में प्लुत स्वर का जो एकमात्र एग्जाम्पल है वो कौन सा शब्द है? ओम। इसमें क्या होता है कि प्लुत स्वर की एक पहचान होती है कि जिन स्वरों के जो पीछे ऐसा चिन्ह लगा होता है, वे प्लुत स्वर की पहचान है। प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? अब देखते हैं इसकी संख्या। तो प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। ह्रस्व स्वर को छोड़कर जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो सब किस में आएंगे? प्लुत स्वर में। दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर ही प्लुत स्वर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीवा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ये होते हैं
कितने भेद होते हैं इसके? 3। जीभ। जीभ का आगे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभाग। ये होता है पश्च भाग। और मध्य, जो मध्य में भाग होता है उसको बोलते हैं मध्य भाग। तो बस इन्हीं से बनेंगे। अग्र अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उच्चारण मतलब जो भी हम अपनी जीभ से उच्चारित करते हैं, जब स्वर को आगे से उच्चारित करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर। मध्य से करेंगे मध्य स्वर, और पश्च से करेंगे तो पश्च स्वर। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। मध्य में हमेशा ए आएगा। ए कहाँ आता है? मध्य में। अग्र में आते हैं हमारे ई, ई, री, ए और ए। और पश्च में आएंगे आ, ओ, आओ, ऊ और बड़ा ऊ। ये किस में आएंगे? पश्च में। अब इसको स्टूडेंट मैं आपको याद कराने की एक ट्रिक बताती हूँ। इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक देखते हैं। आ ओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे। अब मैं समझाती हूँ आपको। आ, ओ और ऊ। ऊ मतलब छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ। ये कहाँ होंगे? पीछे पीछे। पीछे का मतलब पश्च में, पश्च स्वर। ए को छोड़ो बीचे बीचे। ए कहाँ होगा? बीच में, मतलब मध्य में, मध्य स्वर। और जितने भी स्वर हमारे बच जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? अग्र स्वर। इसका ओ के साथ आओ भी आएगा, जो भी सजातीय स्वर होते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मध्य स्वर है। अभी मैंने आपको बताया, आपको मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। ट्रिक में ए को छोड़ो बीचे बीचे, तो मध्य मतलब बीच में। तो बीच वाला स्वर कौन सा है? कहाँ से? इसका ऑप्शन होगा सेकंड, ए। आंसर। अब देखते हैं वर्णमाला का सेकंड भाग। पहले हमने फर्स्ट भाग में क्या आया हमारे? स्वर। और सेकंड में क्या थे हमारे? व्यंजन। अब हमारे व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन वर्ण को क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे यहाँ पर देखिए, कै प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? कै। कै क्या होगा यहाँ पर? व्यंजन। ए क्या है? स्वर। तो कै प्लस ए मिलकर बनाया कै, व्यंजन। जैसे गे प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? गे। जैसे ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख में बाधित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन की संख्या। व्यंजन की हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट अंतस्थ, नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25।
अंतस की 4, ऊष्म की 4। टोटल कितने हुए? टोटल 33। अब हम वन बाई वन इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में निकलने वाली जो वायु होती है वो मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों में से किसी एक को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। वर्णमाला में ये अक्षर होते हैं: कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ये 5 वर्ग क्या कहलाते हैं? इस 5 वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 25। तो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं इनके उच्चारण स्थान। कै वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो मुख के कौन से भाग को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं? कंठ को। च वर्ग के तालु। ट वर्ग मूर्धा स्थान से बोले जाते हैं और त वर्ग दंतीय, पै वर्ग ओष्ठ। अभी देखते हैं कंठ से वर्णमाला के और कौन से अक्षर हैं जो कि बोले जाते हैं। इसमें स्वर भी आते हैं जैसे ए, आ और एक है व्यंजन आता है जो कि कंठ से बोलता है। तालु से बोलती है ई, बड़ी ई, श, ये। मूर्धा से बोलता है री, री, श और रे। दंत से कौन कौन से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं से, ले। और ओष्ठ से बोलता है उ, बड़ा ऊ। कुछ अन्य वर्ण भी हैं जिनका उच्चारण स्थान अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए और ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ, तालु। नेक्स्ट है हमारा ओ, औ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ। और वे का उच्चारण स्थान है हमारा दंत, ओष्ठ। स्टूडेंट ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। आपका यूपी टेट है या सुपर टेट या सी टेट, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन यूपी टेट में तो बनते ही बनते हैं यूपी टेट में। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के उच्चारण स्थानों को नाम मात्र का स्पर्श करती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नाम मात्र मतलब बहुत कम, जो उच्चारण स्थान है वायु उसको बहुत कम छूकर निकलती है, तो वे व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। य, रे, ले, वे, ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें य और वे, इनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। य, वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन की डेफिनेशन देखते हैं कि जब निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान और जीवा के बीच से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। श, श, से और है। ये 4 कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन को। और यहाँ पर देखते हैं जो हमारा स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसमें च वर्ग होता है एक। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज और झ को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे बोला जाता है। तो ऑप्शन में अगर है च और या ऑप्शन में छ दिया होगा आपको, ज या झ, इन चारों में से एक आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो हमें क्या टिक करना है? वही हमारा आंसर होगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन से आते हैं? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, संयुक्त से ही आपको अर्थ समझ आ रहा होगा, जुड़ा हुआ व्यंजन, जिसमें कम से कम 2 व्यंजन आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसकी डेफिनेशन बनेगी, जहां कम से कम 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन आधा होता है और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, जिसमें देखते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे। श, त्र, ज्ञ और श। श व्यंजन किस किस से मिलकर बना होता है? क प्लस स। और क क्या होता है? इसमें पहला वाला व्यंजन क्या होगा? आधा होगा। तो आधा आधे व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते हैं, इसकी पहचान है। तो क प्लस श से मिलकर बनता है श, त्र बनता है त प्लस रे, ज्ञ ज्ञ मिलता है ज प्लस अया और श मिलता है श प्लस रे, इससे मिलकर श बनता है। ये आपके क्या हुए? संयुक्त व्यंजन। इससे आने वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ल और लुंठित व्यंजन होता है र। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग, बाह्य प्रश्न के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2। वायु प्राण के आधार पर वर्णों के भेद 2 होते हैं और झंकार घोष के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। वायु प्राण के आधार पर होता है अल्प प्राण और महाप्राण और झंकार घोष के आधार पर भी सघोष, अघोष। अल्प प्राण में देखते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, ब, वे किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। और इसकी एक ट्रिक है याद करने की, क्योंकि ए हमारा नंबर 1 पहला वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो वन से याद रखेंगे। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब एक बीच का छोड़कर। नेक्स्ट जैसे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये व्यंजन किस में आएंगे? अल्प प्राण में। जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे क, ख छोड़ दिया, ग और ण। ऐसे ही इसमें देखेंगे महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ऊष्म व्यंजन महाप्राण में ही आते हैं। स, है
और महाप्राण में कौन से आएंगे? जो इसमें से बच गए, मतलब दूसरा और चौथा व्यंजन किसमें आएगा? महाप्राण में। इसमें देखते हैं जैसे ख और घ, ये व्यंजन हर वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्पप्राण में आएगा, दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण में आएगा। इधर देखते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? अंतस्थ व्यंजन आएंगे, जो मैंने आपको अभी बताई, यर है, लैब है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन किसमें आएंगे? सघोष में। और इसमें है व्यंजन आता है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष में चले गए, जिसमें हमारे श है, ये आते हैं, लेकिन है व्यंजन अघोष में न जाकर सघोष में आता है। और अघोष में हमारे ऊष्म व्यंजन के श और स, ये तीन व्यंजन ही हमारे अघोष में आते हैं। और पहला और दूसरा व्यंजन वर्ग का अघोष में आएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष में। इसकी भी ट्रिक ये है कि इसका भी ए देखिए, अघोष का ए व्यंजन जो है वो नंबर फर्स्ट का है ए, तो नंबर फर्स्ट से देखते हैं हमारा पहला और दूसरा व्यंजन किस में आ रहे हैं? अघोष में। और जो बाकी बचे हुए व्यंजन है वो किस में जा रहे हैं? सघोष में। इधर देखते हैं प्रत्येक जो वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ये हमने बाह्य प्रश्न के आधार पर वर्णों के भेद पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, सब क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें जरूर पहुंचाइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।